मेरे भाइयों, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। ध्यान रखना, ये सारी चीजें विदाउट एडजस्टमेंट है। ये जो चैप्टर है, क्योंकि इसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही हम एडजस्टमेंट के साथ सीखेंगे। ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि क्लास 11th के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने वाला है, जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं बेसिक तरीके से, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट की क्लास होगा, यानी कि इंट्रो क्लास है एक तरीके से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है सोल प्रोप्राइटरशिप। आप ध्यान रखो, क्लास 11th के अंदर जो भी आप अकाउंटिंग करते हो, क्लास 11th में जो भी आप अकाउंटिंग करते हो, वो अज्यूम करा जाता है या फिर एक्चुअल में होती भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक अकेला बंदा जब बिजनेस चलाता है उसकी अकाउंटिंग की जाती है। फिर जब आप 12th में जाओगे तो आप पार्टनरशिप सीखोगे कि दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर बिजनेस कैसे चलाते हैं। फिर उसी में आप कंपनी भी सीखोगे, कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें क्लास 11th में बेसिक अकाउंटिंग जाननी थी, जो कि एक अकेले बंदे की है। तो उसका फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो समझो। लेकिन उससे पहले आप ये समझो, अभी तक आप सबसे पहले वाउचर करते थे, और वाउचर के बाद आप जर्नल रिकॉर्ड करते थे ट्रांजैक्शंस को, फिर उन सबको अलग से क्लासिफाई करते थे, ठीक है ना, जहां आप बनाते थे लेजर। फिर उसके बाद आप उन सभी बैलेंस को एक साथ एक समरी बनाने के लिए चेक करते थे, जिसके लिए आप बनाते थे ट्रायल बैलेंस। और आप जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अभी पढ़ चुके हो, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है कि ट्रायल बैलेंस के बाद भी पता चल जाता है कि हमें कुछ एरर्स हो रखी हैं। तो ट्रायल बैलेंस के बाद अगर पहले एरर है तो ऑब्वियसली बात है वो ट्रायल बैलेंस तक ठीक हो जाएंगी, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद अगर कोई एरर पता चली है तो उन्हें हम करते थे एडजस्ट, तो इसीलिए वो कहलाती थी एडजस्टमेंट्स। और ये जो ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट होती हैं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस जो एडजस्टमेंट होती हैं, तो ट्रायल बैलेंस के बाद एक अकाउंट बनाए जाते हैं जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं, जो अब प्रिपेयर किए जाएंगे। इनमें हम इसे क्लियर करते हैं, और दूसरा यहां हम फाइनल अकाउंट करना सीखते भी हैं। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि हमें ट्रायल बैलेंस के बाद वो एडजस्टमेंट ठीक करना और फाइनल अकाउंट बनाना दोनों ही सीखना है। और आपको एक्चुअल में सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स बनाने आने चाहिए, फिर आप एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना सीखोगे। 2 मिनट एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दो, यानी कि हम लोग अब सीखेंगे ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाना बिजनेस के, जहां पर हम सबसे पहले इसको 3 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। जहां हम सबसे पहले बनाएंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम लोग बनाएंगे मेरे भाइयों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर इसके बाद हम लोग बनाएंगे मेरे भाइयों लास्ट में बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जनरली कुछ नहीं होती, हमारी रिपोर्ट कार्ड होती है, जो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, हमारे बिजनेस के पूरे साल जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी, ये उसके आखिरी दिन 31 मार्च को बनाई जाती है, जो हमारी बिजनेस की फाइनल पोजीशन पता लगाने में मदद करती है। यानी कि ये जो आप बैलेंस शीट देख रहे हो, ये हमारे बिजनेस की फाइनल पोजीशन बताएगी और उसको बताने में मदद करेगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखो, जर्नल आप समझ चुके हो, लेजर समझ चुके हो, ट्रायल बैलेंस समझ चुके हो। 2 मिनट एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दो। आफ्टर ट्रायल बैलेंस आप अपने बिजनेस की फाइनल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए कि भैया कितना हमने बढ़िया प्रॉफिट करा, कितना हमने बढ़िया परफॉर्म करा, कितना नहीं करा, वो सब पता लगाने के लिए आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, जिसके अंदर आप 3 तरीके के अकाउंट समझोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। थोड़ा बहुत इसके बारे में भी समझा देता हूं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप जनरली अपना प्रॉफिट पता लगाते हो कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है, और बैलेंस शीट से आप सिर्फ अपनी फाइनल परफॉर्मेंस पता लगाते हो कि देख लो जी, इतनी मेरी असेट्स है, इतनी मेरी लायबिलिटी है, इतनी मेरी कैपिटल है, ये मैं फाइनेंशियली आज यहां स्टैंड करता हूं, ये पता चलता है इससे, बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट ये है। लेकिन ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बताने में मदद करती है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आप हो सकता है बिजनेस में 2 तरीके की एक्टिविटी करते हो। एक, सामान की प्रोडक्शन करना, ठीक है ना, और फिर उस प्रोडक्शन के बाद उस सामान को बेचना। तो भाई प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंस है, या उस प्रोडक्शन करने के बाद जो भी उसकी इनकम्स आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक फैक्ट्री में सामान प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उस फैक्ट्री का बिजली का खर्चा, उस फैक्ट्री के अंदर जो सामान मैं कच्चा माल खरीद के ला रहा हूं, उस फैक्ट्री के अंदर जो भी मैं मेरे लेबरों को पैसा दे रहा हूं, दिहाड़ी दे रहा हूं, वो सब चीज मेरा प्रोडक्शन का खर्चा है। वो सारे खर्चे या इनकम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। वो भी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, अभी जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूं। आपसे कोई पूछे
एक तरीके से अपने आप को समझाना हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड मतलब माल बनाने से, तो नॉर्मल बेचना नहीं, बेचने वाला खर्चा नहीं बोल रहा, माल बनाना, उसको बनाने के लिए जो खर्चा होना वो, और उसके बाद जो माल बेच देंगे उसका इनकम, बस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में आप अपने बिजनेस के सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो आपने, हो सकता है सेल करने के लिए, जैसे मैं अगर सेल कर रहा हूं, अब सेल करने के लिए मैंने एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा करा, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड तो खर्चा है नहीं, ये तो सेल से रिलेटेड खर्चा है। तो मेरे भाइयों ये ट्रेडिंग के खर्चे में नहीं आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे में आएगा, ठीक है ना। आपके बिजनेस में बैड डेप्ट हो जाता है, आपके बिजनेस में डेप्रिसिएशन लग जाता है, आप अपने एम्प्लॉय को अगर दिहाड़ी दे रहे हो तो फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, देखो, तो सैलरी जनरली माना जाता है कि वो हमारे ऑफिस का खर्चा है, हमारे प्रोडक्शन यूनिट का खर्चा नहीं है, हमारे ऑफिस में कोई हमने एम्प्लॉय रख रखा है उसका खर्चा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। एक एक करके इसको अच्छे से एडवांस समझेंगे। अभी आप समझ लो, मैं थोड़ा इंट्रो समझा रहा हूँ, तो किसी को इतना अच्छे से क्लियर भी ना हो रहा होगा ना, तो एक एक स्पेसिफिकली एक एक चीज मैं उसमें आराम से बताऊंगा। फिलहाल हम लोग ये इंट्रो समझ रहे हैं हमारे चैप्टर का कि भैया ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाना सीखते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, जिसमें हम हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाया ही नहीं है, अब आप पता लगाओगे, ठीक है ना। फिर आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे और अपनी फाइनेंस पोजीशन पता लगाओगे, और बैलेंस शीट तो बिना प्रॉफिट एंड लॉस के बनती नहीं है, इसलिए पहले ट्रेडिंग, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, देन यू गेट योर नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, और फिर यू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट टू assess your final position, to analyze that what you have gained and what you have lost, to compare your this year result with your previous year results. Okay, so right now we have discussed the summary of this chapter, that क्या हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अब हम लोग ये जो बुक है हमारी, जो आप टीएस ग्रेवाल की बुक फॉलो कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग बीच बीच में जो भी कंसेप्ट आएंगे, जो भी एक बेसिक बेसिक बातें आएंगी, उसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करता चलूंगा, उसको मैं डीपली कराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है इन तीनों को अच्छे से कराना, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से थ्योरी है, ठीक है ना। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तो वो सब मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला जो अपना पार्ट है वो मैं ओरली पढ़ पढ़ के समझा रहा हूँ आपको। कहता है ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद, जरूरत क्या है और इंपॉर्टेंस, तीनों को एक साथ ही लिख दिया फाइनल स्टेटमेंट बनाने की। भाई हम क्यों बना रहे हैं, ये सवाल है। बहुत सारी चीजें हैं भाई। पहला पॉइंट ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल पहले मैं ये दोनों बना रहा हूं, तो इससे मैं क्या पता लगाना चाह रहा हूं, आप बोल दोगे, और आप बोलोगे प्रॉफिट निकालने के लिए। पहला पॉइंट ये हो गया, नेट प्रॉफिट पता लगाने के लिए, अपने इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करने के लिए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो खर्चे और इनकम की अच्छे से डिटेल्ड में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तीसरा पॉइंट। चौथा, आपको ये पता चले आपने कितना रिजर्व, रिजर्व समझते हो, जनरल रिजर्व या फिर प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट रिजर्व, जो आप अपने भविष्य के लिए संभाल के रखते हो कि भविष्य में खर्चा होगा तो उसके लिए पहले से ही पैसा इकट्ठा करो उसके लिए, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए। बैलेंस शीट क्यों बनाते हो, बैलेंस शीट सिंपल सी बात है, फाइनल पोजीशन पता लगाने के लिए, ठीक है ना, अच्छे से आप जनरली कंपैरिजन करने के लिए। तो कुछ 3-4 फायदे हैं जो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। अब एक सवाल है कि इन फाइनेंशियल स्टेट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फाइनेंस पोजीशन है, तो थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का मिक्सचर हो गया। कह रहा है इससे इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को क्या क्या, कौन कौन इसके यूजर्स हैं, तो 2 यूजर्स है हमारे, कौन कौन इसको यूज करेगा इन अकाउंट्स को, तो इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल। इंटरनल में आपको ओनर बोला गया और मैनेजमेंट बोली गई है, कंपेयर करेगी भाई बहुत सारी चीजें, वो भी देखना चाहेगी क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। और एक्सटर्नल यूजर में आपके एम्प्लॉय हो गए, आपका बैंक हो गया, बैंक भाई कल को लोन लेने जा रहे हो, बैंक बोले कि भाई हमें कैसे पता आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप बोलोगे ये देखो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, ठीक है ना। क्रेडिटर हो गए आपके, आपके क्रेडिटर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, बोले तो उन्हें समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये मेरा कर्जा चुका देगा या नहीं चुका पाएगा, ये चीजें क्लियर हो जाएगी। गवर्नमेंट अथॉरिटी के भैया कोई टैक्स में घोटाला तो नहीं चल रहा, ठीक है ना। रिसर्चर जो आपके बिजनेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, या आम जनता, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये इतनी ही यहाँ तक बेसिक बेसिक लेवल की थ्योरी चली थी, जो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपकी जो बुक है, देखो डायरेक्टली वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट समझना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में बीच में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये वाली चीजें डाल रखी है जो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड चीजें, और उसके बीच में इलस्ट्रेशन डाल रखे हैं। तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट लगा के इसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट समझेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे, फिर बैलेंस शीट। ध्यान रखना पेपरों में यही 3 चीजें आने वाली बहुत बढ़िया लेवल से,
ठीक है ना। तो उसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि चैप्टर चल रहे हैं बीच में, तो देखते चलते क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक है। तो फिर चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग समझते हैं हमारे रेवेन्यू एंड कैपिटल के आइटम्स के बारे में। देखो सबसे पहले तो अगर मैं एक्सपेंडिचर और जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट मान लो, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में बात करूं, जो भी आप एक्चुअल में खर्चा करते हो जिसमें आप एक तरीके से पे कर रहे हो, वो आपका एक्सपेंडिचर रिलेटेड चीजें, और रिसिप्ट रिलेटेड चीजें हैं जो आपके एक तरीके से रिसीव हो रही हैं, आ रही हैं बिजनेस में, है ना। पहले तो ये क्लैरिटी लोगे, फिर इसके बाद आप समझोगे कि दो तरीके का है, रेवेन्यू वाला खर्चा या कैपिटल वाला खर्चा। फिर यहाँ पे भी कैपिटल वाला इनकम या रेवेन्यू वाला इनकम। देखो समझो भाई, बिजनेस है, बिजनेस में आप प्रोडक्शन करते हो, उससे रिलेटेड आप कोई सामान खरीदते हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कोई सामान खरीद रहे हो, यानी कि खर्चा हो रहा है। अब खर्चा डिपेंड करता है क्यों हो रहा है, तो आपका खर्चा हो रहा है किस चीज से रिलेटेड, आप कोई पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कौन सी पेमेंट कर रहे हो वो मैटर करता है। तो आपकी पेमेंट हो सकता है, जो आपकी पेमेंट है बिजनेस की, वो सामान खरीदने, कच्चा माल खरीदने के, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप कोई खर्चा कर रहे हो बिजनेस में बड़ी असेट संपत्ति खरीदने के लिए। तो अगर आप बिजनेस में छोटी मोटी एक्टिविटी, सेल से रिलेटेड चीजों के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो मेरे भाइयों वो रेवेन्यू वाला खर्चा है। लेकिन अगर आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हो, तो वो कैपिटल खर्चा है। सेम वही कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई पेमेंट आ रही है, कैसे आ रही है, कि आपके पास कोई मशीन बची थी। अब बताओ, मशीन आपका क्या बेचने का काम है क्या बिजनेस में? नहीं, बिजनेस में तो आपका सेल का काम है। आपने मशीन अपने बिजनेस की असेट्स बेच दी, उससे आपकी जो इनकम होती है वो कैपिटल इनकम है। और रेवेन्यू इनकम मतलब जो आप एक्चुअल में अपना सामान बेचते हो, सेल करते हो, जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हो, पेन का व्यापार कर रहे हो, कॉपी का व्यापार, जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हो, उससे जो पैसा आता है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो बेसिक सी चीज है, यही तो हम समझते आ रहे थे, ठीक है ना। बस आप इसमें इतना ही जानो, ठीक है ना। जैसे आपको बोल रहे हैं लैंड खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, तो ये कौन से खर्चे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कहता है कि हमने कोई रिपेयर करा दिया, आपने रिपेयर पे खर्चा करा दिया, फिक्स असेट्स को रिपेयर कराया, जैसे आपने दिहाड़ी दे दी, सैलरी दे दी, वेजेस दे दिया, तो ये सब आपके जो खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं। या आपने कोई बिजनेस की संपत्ति खरीदने के लिए खर्चा नहीं करा, रेवेन्यू वाले खर्चे। लेकिन कोई ऐसा खर्चा जो बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए करा, तो वो कैपिटल का खर्चा है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद एक आता है आपका बुक में एक और चीज आ जाती है, जहां पे जनरली आप पढ़ते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहता है ये एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये एक नेचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही वाला नेचर में होता है, ठीक है ना। कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये रिटर्न ऑफ होता है, जिसमें ये क्या होता है, जब भी ये बिजनेस को, फर्म को बेनिफिट देता है। ये आपको याद होगा कि मैंने आपको इसको सेकंड चैप्टर में भी समझा रखा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके फीचर की बात करूं तो फीचर वाइज ध्यान से समझना, फीचर वाइज तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। फीचर वाइज रही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप अपने बुक में आराम से देखना। फिर आपको कहता है इसको कैलकुलेट किया जाता है ताकि ये बिजनेस को एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में फायदा दे। तो इसको एस्टिमेट ऐसे किया जाता है, ऐसे इसको कैलकुलेट एस्टिमेट किया जाता है इसको, जिससे ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड फायदा दे। अब जब ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड फायदा दे रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली फील हो गई, क्योंकि एसेट्स मोर देन वन अकाउंटेड पीरियड फायदा देता है। और बोलता है ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, रेकरिंग नेचर का भी नहीं है, ठीक है ना। और ये जो अनरिटर्न ऑफ पार्ट होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो एसेट्स में दिखाते हो, मतलब इसको आप हर साल कुछ कुछ करके राइट ऑफ करते हो। और जो अनरिटर्न ऑफ पार्ट है, जो आपने राइट ऑफ नहीं करा, जो आपने माइनस नहीं करा, जो अमाउंट बैलेंस, उसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हो, ठीक है ना। तो बेसिक सी कुछ बातें करिए, हालांकि इस चैप्टर से हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, मैं आपको उसको ओपनली बोल देता हूँ, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, आप एडवर्टाइजमेंट कराते हो, आप खुद सोचो, देखा जाए तो वो क्या कहा गया, देखो कहता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब भाई सेल से रिलेटेड खर्चा है, लेकिन ये एक से ज्यादा साल में भी इसको राइट ऑफ करते हैं, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में, तो कहीं ना कहीं कैपिटल का भी खर्चा है। तो एडवर्टीजमेंट खर्चा एक ऐसा खर्चा है जो एक्चुअल में हमारा रेवेन्यू खर्चा है, ये एक रेवेन्यू नेचर का माना जाता है। और ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ होता है, एक से ज्यादा साल में राइट ऑफ होता है, तो कहीं ना कहीं फील थोड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर की भी है। और जितना राइट ऑफ होता जाएगा उतना उसको करते जाएंगे, जितना नहीं होगा उसको उतना बैलेंस शीट में दिखाते जाएंगे। इस तरीके से चीजें यहाँ पे चलेंगी, ठीक है जी। चलो अब ध्यान से समझना, अब हम लोग समझते हैं हमारा डायरेक्टली भैया ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं हम लोग, क्योंकि ये बेसिक सी बातें थी, इसको लेके बहुत सारे इलस्ट्रेशन चला रखे हैं बुक के अंदर,
ठीक है ना। तो आप इलस्ट्रेशन मेरे भाई अच्छे से देख लेना, इनके बीच में डिफरेंसेस भी चला रखे हैं तो अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखो एक इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 ओरली पढ़ा देता हूँ, ध्यान से सुनना। कहता है सेकंड हैंड कार खरीदी हमने 1 लाख रुपए की और 10,000 रुपए उसके रिपेयर्स में लगा दिए। तो आप ध्यान से सुनना भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप हो सकता है ये कंफ्यूज, अब ये सारी चीजें आप डेप्रिसिएशन और इससे पहले सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। भाई आप जब कोई सेकंड हैंड कार खरीद रहे हो तो पहले आप समझो कि खरीद क्या रहे हो। कार खरीद रहे हो तो आपका खर्चा है, पहली बात तो एक्सपेंडिचर है, पेमेंट हो रही है। आप कार एक असेट्स मानी जाती है, भले सेकंड हैंड हो तो ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाएगी, और आप तुरंत 10,000 उस पर भी खर्च कर रहे हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होगा। लेकिन अगर आज मैं कार 1 लाख रुपए की खरीद लूं और उसके 6 या 7 महीने बाद खर्चा लगाऊं 10,000 रुपए, या 1 साल 1.5 साल बाद खर्चा लगाऊं 10,000 रुपए, तो उस टाइम पे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, छोटा मोटा खर्चा है। समझ रहे हो बेटा? चलो आगे चलते हैं। 25,000 रुपए पे करे इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, एक नई मशीन खरीदी है हमने और उस नई मशीन की किस्त भरी। इंस्टॉलेशन मतलब, सॉरी ये किस्त नहीं है, सॉरी, इंस्टॉलेशन मतलब जब आप किसी चीज को इंस्टॉल कराते हो, इंस्टॉल मतलब अपने डिवाइस को एक्टिवेट कराते हो। तो एक मशीन खरीदी और वो मशीन अब चलेगी नहीं, उसके लिए उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, तो भैया एक भैया को बुलाया, बोला 25,000 रुपए में एक्टिवेट होगी, उसने इंस्टॉल कर दी। तो यार अभी मशीन चालू नहीं हुई है, अब चालू होगी, तो वो भी मशीन का ही पार्ट है। समझ रहे हो? क्योंकि वो बंदा जब तक नहीं करेगा तब तक मशीन चालू नहीं होगी, और वो मशीन अभी एक तरीके से बिजनेस में है ही नहीं, यूज तो हो ही नहीं रही। तो जब उस पर खर्चा होगा 25,000 हो, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। जो आप पेमेंट कर रहे हो अपनी, वो एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के छोटे मोटे खर्चों का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। रिपेयर दे दिया मशीन का 5,000 रुपए, अब बेटा रिपेयर भर दिया। अब यूं तो बोला नहीं कि कोई मशीन खरीदी और उसको हाथों हाथ रिपेयर कराया, नहीं, इसका मतलब कोई मशीन पहले से पड़ी होगी, उस पर आज खर्चा लगा दिया, तो जो उस पर आज एकदम से खर्चा लगा दिया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, छोटा मोटा खर्चा, ठीक है ना। इसके बाद कहता है एसी जो था वो क्या कहता है, अच्छा उससे पहले एक और है, कहता है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया मशीन के लिए। इंश्योरेंस करा रहे हो मशीन के लिए, मेरे भाइयों समझो पहले तो आप ये बात, जब आप मशीन के लिए इंश्योरेंस करा रहे हो तो ये नॉर्मल खर्चा है, ये कोई असेट्स वाला खर्चा नहीं है, ध्यान रखना। इंश्योरेंस का खर्चा देखो, ध्यान रखना, क्लियर कर लेना चाहो तो, कि कभी भी लिखा हुआ है इंश्योरेंस का खर्चा तो वो छोटा मोटा खर्चा होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। कहता है हमारे को कॉस्ट ऑफ एसी ऑफ द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर, मतलब जनरल मैनेजर था उसके लिए एसी की कॉस्ट लगी, यानी कि एसी लगा। अब एसी लगा तो हमारे बिजनेस की संपत्ति का पार्ट है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा मेरे भाइयों, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपको कहता है, नेक्स्ट वाले में कहता है 50,000 रुपए खर्च करे हमने पेंटिंग और सफेदी के लिए हमारी फैक्ट्री में। भाई सफेदी करा रहे हो, अट्रैक्टिव दिखने के लिए करा रहे हो आप बिजनेस में, ठीक है ना। ये एक्चुअल में बिल्डिंग में प्लस नहीं होगी, ठीक है ना। आपका जमीन है, घर है, उसको आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए छोटा मोटा खर्चा करा रहे हो। ऐसे तो लाइटनिंग भी कल को लगा दूंगा, बल्ब लगा लूंगा और बोलूंगा ये तो सब फिक्स्ड असेट्स है, नहीं मेरे भाइयों, ये सिर्फ अट्रैक्टिव पोजीशन है, आप जमीन नहीं खरीद रहे हो, ठीक है ना। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, छोटा मोटा खर्चा ही माना जाएगा 50,000 रुपए का, ठीक है। इसके बाद 10,000 रुपए का बिजली का बिल भर दिया, तो आप समझ गए होगे छोटा मोटा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बाद मेरे भाइयों फर्नीचर था जिसका बुक वैल्यू 25,000 था, ठीक है ना, ओके 25,000 लिख लेते हैं। फर्नीचर का बुक वैल्यू 25,000 रुपए का था, 25,000 रुपए की फर्नीचर थी, इसको हमने 16,000 रुपए में बेच दिया, ओके 16,000 रुपए में बेच दिया, यानी कि 9,000 का लॉस भी हो गया है। फिर आपको कह रहा है कि एक और नया फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का, और जब वो फर्नीचर खरीदा तो उस पे कार्टेज मतलब रेडी पे वो फर्नीचर आया, तो 1,000 रुपए का किराया और लगा एक तरीके से। तो अब मेरी बात आप ध्यान से समझो, ठीक है ना, आप इस चीज को क्लियर करो। सबसे पहली बात, 25,000 रुपए की आपने क्या करी, आपने एक तरीके से जो फर्नीचर है 25,000 रुपए की बुक वैल्यू थी, ठीक है ना, उसको बेच दिया 25,000 रुपए में। जब आपका ये बिका 16,000 रुपए में, तो ये जो 16,000 रुपए है ना, ये आपका बिका है, बिका मतलब सेल हुई है, सेल से पैसा आया है सॉरी, पैसा आया है, ठीक है ना, 16,000 रुपए का। अब मेरे भाइयों जब 16,000 रुपए का पैसा आया है आपके पास, तो ये एक्सपेंडिचर तो पहली बात है नहीं। 16,000 रुपए के आपने असेट्स बेचे, आप खुद बताओ, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? भाई बिजनेस में असेट्स बेच रहे हो, रेवेन्यू रिसिप्ट तो नहीं होने वाली, कैपिटल रिसिप्ट है। हालांकि अभी हम क्वेश्चन में कैपिटल रिसिप्ट हमें बताना नहीं था, तो इसके बारे में कोई बात नहीं करी, लेकिन जनरली तो ये कैपिटल रिसिप्ट है ना। लेकिन इसमें आप फर्क देखो, कितने रुपए का है, 9,000 रुपए का, है ना। 9,000 रुपए का कहीं ना कहीं आपका लॉस हो रहा है ना, एक तरीके से देखो, लॉस मतलब आपने कहीं ना कहीं 9,000 रुपए का नुकसान झेला है।
तो क्या आपका रेवेन्यू वाला खर्चा है, कैपिटल वाला खर्चा है? तो आप कहोगे भैया छोटा मोटा खर्चा है, लॉस वाला खर्चा है। ये यूं मत सोचना संपत्ति बेचते टाइम जो खर्चा है वो कैपिटल खर्चा होगा। नहीं 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 नहीं, संपत्ति बेची मतलब फर्नीचर पड़ा था, उस फर्नीचर को बेच दिया। जब आप उस फर्नीचर को बेच रहे हो आज, तो उसका खर्चा मेरे भाइयों एक तरीके से हमारा जो खर्चा आएगा 9,000 रुपए का, लॉस जो है 25,000 रुपए की चीज, वो मेरे भाइयों रेवेन्यू वाला खर्चा है, कैपिटल खर्चा नहीं है। ये बात ध्यान रखना, इस चीज को क्लियर कर लेना, ठीक है ना। चलो इसके बाद खैर आगे चलते हैं। इसके बाद आपसे कहता है कि हाँ एक और चीज थी कि 50,000 और 1,000 ये हमने खरीदी, तो ये मेरे भाइयों कैपिटल खर्चा है। दोनों ही होगा, क्योंकि खरीदते टाइम जो भी छोटा मोटा खर्चा भी है वो भी उस मशीन का ही खर्चा माना जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी ये बातें, ठीक है ना। इसके बाद एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन जो है वो खत्म कर लेते हैं भाइयों, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। इलस्ट्रेशन 2 कहता है फिर से कैपिटल खर्चा रेवेन्यू खर्चा बताओ। कहता है कैरेज 1,000 रुपए लगा जब मशीन खरीदी और उसको रेडी पे लेकर आए यहाँ घर तक, और 1,000 रुपए का खर्चा लगा। तो आप मशीन खरीद रहे हैं, और मशीन खरीदते टाइम जो भी छोटे मोटे खर्चे वो मशीन के पार्ट के ही होते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरे भाइयों, मशीन का ही पार्ट माना जाएगा। सेकेंड एंट्री कहता है लीगल फीस थी कितने रुपए की, 5,000 रुपए की, जो हमने लॉयर को दी फॉर द टाइटल सर्च ऑफ परचेज प्रॉपर्टी। मतलब हमने भैया संपत्ति खरीदी, संपत्ति का हमने टाइटल सर्च, मतलब हमने लॉयर को लीगल फीस पे करी है एक टाइटल के लिए। तो आप संपत्ति खरीदे हो, खरीदने के बाद उसमें खर्चा करा रहे हो, ठीक है ना, उसके टाइटल सर्च के लिए कहीं ना कहीं, तो वो परचेज से रिलेटेड ही खर्चा है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, दूसरा वो भी ध्यान रखना, ठीक है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आप मशीन प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसमें कुछ खर्चा करा रहे हो, बस इस चीज पे फोकस करो, वो खर्चा क्या है उसको इग्नोर करो। कहता है मेरे भाइयों इसके बाद 2,000 रुपए हमने पे किए, किस चीज के लिए, हमने एक मशीन था, उस मशीन का मेरे भाइयों कुछ हिस्सा खराब हो गया होगा, उसके या रिप्लेसमेंट करिए उसकी, उसके लिए 2,000 रुपए खर्च करे। अब आप समझो, ये जो 2,000 रुपए का खर्चा है ये कहीं ना कहीं उस मशीन के कुछ पार्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो आपके मन में सवाल आएगा कि ये हमारा बिजनेस की असेट्स का ही खर्चा मानूं या रेवेन्यू का खर्चा मानूं। देखो मैं आपको अगर क्वेश्चन की लाइन पढ़ूं तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि मशीन को खरीदा हुआ मशीन में कुछ रिप्लेसमेंट हो रहा है, नॉर्मल सी मशीन बोली है, तो इसका मतलब मशीन यूज हो सकती है बहुत समय तक, और उसके बाद उसका एक 2,000 रुपए का हिस्सा रिप्लेस कर दिया, तो ये कैपिटल का खर्चा नहीं माना जाएगा, ये मेरे भाइयों रेवेन्यू खर्चा माना जाएगा, ठीक है ना, छोटा मोटा खर्चा बिजनेस का। फिर आपसे कहता है 20,000 रुपए मेरे भाइयों हमने खर्च करे किस चीज के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स, ठीक है ना, मतलब हट्स नहीं हट। तो हमने 20,000 रुपए खर्च करे कंस्ट्रक्शन पे, जो टेम्पररी हट होती है ना, झोपड़ियां, उसके लिए। वो क्या भाई, कहीं पे मुझे लगता है कहीं हम बिल्डिंग शायद हो सकता है बना रहे हो, या बिल्डिंग के लिए हम टेम्पररी हट बना रहे हैं और उसमें 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, जो जरूरी था कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एंड वर डिमोलिश्ड व्हेन द बिल्डिंग वाज रेडी। हाँ देखो आपको क्या हुआ, आपको ना आपका बिजनेस था बिल्डिंग बनाने का फॉर एग्जांपल। अब आप समझो ना कि आपका काम क्या है ना, आपको कंस्ट्रक्शन करनी थी, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में काम के अंदर थे, कंस्ट्रक्शन का काम निभाते थे, तो आप बिजनेस में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और उस कंस्ट्रक्शन करते टाइम बिजनेस के अंदर क्या हुआ, आपको 20,000 रुपए आप जब बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो बगल में, और उसके बगल में आपने देखा आपकी बहुत सारी लेबर है, ये लेबर को रुकने के लिए घर चाहिए, तो आपने टेम्पररी हट बना ली, झोपड़ी बना ली कुछ समय के लिए, जब तक बिल्डिंग बनेगी तब तक इस झोपड़ी में रहेंगे, जब बिल्डिंग बन जाएगी अपना काम खत्म, झोपड़ियों को तबाह कर देंगे और घर चले जाएंगे अपने। तो 20,000 रुपए का आप खर्चा कर रहे हो, आप अपना बिजनेस करते हो, मेन काम क्या था, कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने कोई झुग्गी झोपड़ी लगाई, और एक टाइम बाद वो झुग्गी झोपड़ी, आप अपना मेन काम है मकान बनाना, मकान बन गया, आपका काम हो गया, यानी कि एक तरीके से जो काम आप जिस चीज की सर्विस या जिस चीज की सेल करते हो वो कर दिया, और उसके लिए आपने टेम्पररी हट्स बनाई थी, ठीक है ना। अब वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग बन गई। अब आपने, जैसे कभी भी आप कोई काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक तरीके से, ध्यान सुनना देखो समझ में आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको एक माल बनाना है, प्रोडक्शन करनी है, आप उसके लिए किराए पे जमीन लेते हो, उसका किराया पे करते हो, जब पूरा काम हो जाता है या जो भी आप अपना काम कर रहे हो तो किराया, वो किराए को क्या मानते हो, कैपिटल वाला खर्चा या रेवेन्यू? आप कहोगे भैया उसको तो रेवेन्यू खर्चा मानते हैं। तो बिल्कुल इसको वैसे ही समझो कि आप ना मेजरली तो आप अपना काम कर रहे हो, उस काम को हेल्पफुल बनाने के लिए आपने एक झोपड़ी बनाई, और वो झोपड़ी बनाते टाइम जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो सब
वो सब उस बिल्डिंग के लिए ही कर रहे हो आप। मेजरली तो मकसद आपका बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बन गई, जो भी आपकी झोपड़ी है वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो आपने उसी की बनाने के लिए बनाई थी। तो ये छोटा मोटा खर्चा था, ये कोई परमानेंट असेट्स नहीं थी हमारी। दैट्स वाई ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगी। ठीक है जी।